हेलो फ्रेंड्स, रेलवे में कुछ पूछे गए इम्पोर्टेंट जीके का प्रश्न पढ़ेंगे। आज हम इतिहास का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। इनमें से क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन पाषाण युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन सी ताम्र पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण आता है। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण पूरा पाषाण, मध्य पाषाण तथा नव पाषाण है। ताम्र पाषाण युग नव पाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिससे मनुष्य लंबे तांबे के औजार का उपयोग करने लगा था। लगभग 5000 ईस्वी पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। दूसरा, भीमबेटका गुफाओं की खोज कब हुई थी? ऑप्शन बी, भीमबेटका गुफाओं की खोज 1957 से 1958 ईस्वी में हुई थी। भीमबेटका गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालों से घिरी हुई है। यह एक पूरा पाषाणिक गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक है। इसका खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वानकर द्वारा 1957-58 में की गई थी। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 3, भीमबेटका के शैल निम्नलिखित भीमबेटका के शैल निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन डी, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है, किंतु यहाँ उत्तर पूरा पाषाण, ताम्र पाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती थी? ऑप्शन बी, भीमबेटका। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है जहाँ पर पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही अनुक्रम है? ऑप्शन ए, पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। प्रागैतिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था और उसके जीवन पत्रों के इर्द गिर्द सीमित था, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। इस पाषाण काल अथवा प्रागैतिक काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल समयावधि 5 लाख ईस्वी से 10,000 ईस्वी तक। मध्य पाषाण काल 9,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक। नव पाषाण काल 7,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए थे? ऑप्शन सी, नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? ऑप्शन सी, नागेश्वर। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर, गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला का जो रूप प्राप्त हुए उसमें मुहर, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आदि शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? ऑप्शन डी, रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज 1905 में बीबी लाल के द्वारा की गई थी। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिला में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता में क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी की सभ्यता में कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित था?
रोपड़। ऑप्शन नंबर डी रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज 1905 में बीबी लाल के द्वारा की गई थी। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिला में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा का अधिकांश मानक मोहरे खालिस्तान नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था, जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी स्टीएटाइट। हड़प्पा का अधिकांश मोहरे को सेल खड़ी स्टीएटाइट से बनाया जाता था, जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चट, गोमेट मिट्टी आदि की बहनी मोहरे भी है। मानक मोहरे 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी। इन मोहरों पर गणितीय चित्र होते थे, जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मोहरों में जानवरों की तस्वीर एक चित्रमय लिपि में लिखी गई है, जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं है, जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर बाघ, हाथी, वृषभ, गैंडा, भैंसा, हिरन, खरगोश और बकरा थे। क्वेश्चन नंबर 9, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले गुजरात में स्थित है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश इत्यादि उपलब्ध है। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाले सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है। 10वां, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है, किस समयावधि से जुड़ी है? सी सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 11, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानघर एक विशाल खालिस्तान था। ऑप्शन डी आयताकार टैंक। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानघर एक खालिस्तान था। आयताकार टैंक। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानघर एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? ऑप्शन डी रावी। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है, जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स से। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है, जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव रूप वत्स थे। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शब्द का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित एवं उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित एवं उत्कृष्ट शहर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है, जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लारकाना जिले में स्थित है। जो सिंधु नदी के दाएं किनारे
दाएं किनारे लड़काना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने की थी, 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी सिंध में। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है सिंधी मृतकों का टीला, या सिंध पाकिस्तान के लड़काना जिले में, या सिंध पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतांत्रात्मक थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतांत्रात्मक थी। क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा सभ्यता कौन सा है? विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। ऑप्शन डी चनु दाड़ो। मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर दक्षिण में स्थित चनु दाड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एम.जी. मजूमदार ने की थी। यहाँ सैंडल संस्कृति का प्राग हड़प्पा संस्कृति, जिसे झोकर एवं झाकर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यहाँ मनके, सीप, मुहर तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वर्गाकार ईंट मिली है। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में किस स्थल का सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? ऑप्शन बी हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया तथा यह सभ्यता सिंधु घाटी नदी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 18, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? ऑप्शन सी हड़प्पा। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा हुआ और बाएं पैर पर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का द्योतक माना जाता है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। यह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि के रूप में द्योतक माना जाता है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें कौन सी हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? ऑप्शन सी धौलावीरा। हड़प्पा योगिनगर धौलावीरा का संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया। यह गुजरात के रन ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाले गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 में पुरातत्व जगदीप जोशी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी उरुप। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल एवं राखीगढ़ी थे, जबकि उरुन एक सुमेरियन सभ्यता का शहर है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित है। इसे सिंधु सभ्यता कहा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम नगरीय क्रांति के अवस्था को दर्शाता है। 21, क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु सभ्यता इनमें से किन स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन बी धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित था। इसकी खोज जोशी 1967-68 में की थी। यह नगर आयताकार बना था। यहाँ से विशाल जलाशय का साक्ष्य मिला है। सूर्यकोटता ने
से कलश सावधान के साक्ष मिले हैं। रोपड़ से सेलखड़ी की मुहर, भित्त, दांड एवं कुल्हाड़ी आदि के साक्ष पाए गए। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 22, पुरातात्विक स्थल सूरकोटदा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी, सूरकोटदा या सूरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1966 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल और राज्य: धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सूरकोटदा गुजरात, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, कालीबंगा राजस्थान, मांडा जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, रोपड़ पंजाब। एक बार फिर से: धौलावीरा, लोथल, रोपड़, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सूरकोटदा गुजरात, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, कालीबंगा राजस्थान, मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, रोपड़ पंजाब। क्वेश्चन नंबर 23, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? ऑप्शन डी, सर रॉबर्ट एरिक मार्टियर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों और पृथ्वी स्थल अवशेषों का रखरखाव करना यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक विविधावती है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? ऑप्शन सी, आर.डी. बनर्जी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानघर है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं तथा 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानघर है जो 45.71 मीटर लंबा, 15.23 मीटर चौड़ा। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कांसे की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपति नाग, शिव की मूर्ति और घोड़े के दांत इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु घाटी सभ्यता काफी कितनी वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों एवं उत्तर में मालवा तक फैली है? ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला। इसका काल निर्धारण है 1926 से 1900 पूर्व के बीच में। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटेकल के 2550 ईस्वी पूर्व 1900 ईस्वी पूर्व के बीच में रहा। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता सर्वमान्य तिथि 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानते हैं। घटना का नाम रखते हुए क्वेश्चन नंबर 26, फिल इन द ब्लैंक्स का विकास 5000 BC पूर्व से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तटीय क्षेत्र में हुआ। यह सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईस्वी पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलछटी क्षेत्र में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया था। आज हम उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 20,
हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मांडवी जिले में स्थित है। इसकी खोज सन 1921 में दयाराम साहनी और माधव राम भास ने की थी। क्वेश्चन नंबर 28। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग अस्तित्व में आया था। ऑप्शन 25। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 29। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन सी, ईंटे के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंटे के बने भवन थे। यह विशेष इसकी सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया। इस समय की ईंट एक निश्चित अनुपात 4:2:1 में थी। 30वां नंबर पर सिंधु घाटी सभ्यता थी। ऑप्शन डी, कांस्ययुगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांस्य धातु का प्रयोग किया गया था, जो तांबे और टीन का मिश्रण था। सिंधु घाटी के 1400 को खोजा जा चुका है, जिसमें 950 केंद्र भारत में है। यह सभ्यता सिंधु और इसकी सहायक नदी के आसपास विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 31। सिंधु सभ्यता के लोग पिलिंद बनाने के लिए तांबे और टीन के मिश्रण का प्रयोग करते थे। कांस्य। ऑप्शन बी, कांस्य। सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन के मिश्रण का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? ऑप्शन डी, सिंधु घाटी से आजमगढ़। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदुआड़ो, लोथल, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन और सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ यूपी का कोई स्थान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ पिलिंद में मुर्दा को टीला है। ऑप्शन डी, सिंधी भाषा। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ सिंधी भाषा में मुर्तकों का टीला है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मुर्तकों का टीला है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। क्वेश्चन नंबर 34। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में किसकी पूजा नहीं करते थे? ऑप्शन बी, विष्णु के। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर एक स्वास्तिक चिन्ह मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर एक स्वास्तिक चिन्ह और एक त्रिमुखी पुरुष के सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसमें दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गैंडा और वैश्य का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु, पक्षी, जल, बीज, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। शिव की पूजा, कबूतर की पूजा, स्वास्थ्य की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 35। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पिलिंद की पूजा करते थे। डी, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग तीन मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करती थी। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 36। किस वर्ष जर्मनी और इटली की पुरातत्व ने एक मोहनजोदड़ो की सत्ता अन्वेषण शुरू किया था? ऑप्शन सी, 1980। वर्ष 1980 में जर्मन और इटली के पुरातत्वविदों की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो की सत्ता अन्वेषण का काम किया था। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा उत्खनन प्रारंभ किया और 1990 में RS बिष्ट ने धौलावीरा को करना प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 37। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर निम्नलिखित में कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? आंसर ऑप्शन ए, बैल। हड़प्पा सभ्यता में पाए गए मोहरे आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार और बेलनाकार थे।
इन मोड़ों पर हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी, अम्पायर जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय कड़ा पशुपति एक मोरे मध्य एशिया के उमा और पूर्व शहरों में तथा साक्ष, मंचोत्तर, लोथल और कलिबंगस मिले। इसके व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन बी मांडा। जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के तट पर मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट सूबे तट में सीप की बनी चूड़ियाँ तिब्बत प्राप्त है। चंदेवाड़ी सूबे के करीब प्राप्त चूड़ियाँ, कैंचियाँ, पेचकारी का स्तर प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 39, ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, जिसमें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें ऑप्शन ए मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, जिसे 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिसे मंडल के नाम जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, वृहदरंग, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 40, वृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है? ऑप्शन सी उपनिषद। वृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदू धर्म में वृंदावन देवों को पौधे का स्वामी, रोगों का उपचारक और धन का दाता माना गया। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदू धर्म में वृंदावन देवों को पौधे का स्वामी, रोगों का उपचारक और धन का दाता माना गया। ऑप्शन डी सोम। हिंदू धर्म में सोमदेव को पौधे का स्वामी, रोगों का उपचारक और धन का दाता माना जाता है। वरुण को समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी माना गया है। हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी माना गया। या यमराज को मृत्यु का देवता माना गया। हिंदू धर्म में सोमदेव को पौधे का स्वामी, रोगों का उपचारक और धन का दाता माना गया। वरुण को समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में माना जाता है। हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी माना गया है। यम या यमराज को मृत्यु का देवता। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में कौन सी हिंदू धर्म का प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? ऑप्शन डी वैशेषिक। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक है दर्शन है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांत के समान ही है। वैशेषिक दर्शन मुख्य उद्देश्य जागृति की व्यापक समीक्षा करना है। वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों का पीछा केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ, बुक ऑफ रिचुअल्स के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है यजुर्वेद। यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे यज्ञवेद भी कहते हैं। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधानों का संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। यह एक ऐसा वेद है यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है, जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं। इन ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहते हैं। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाएँ मंत्रों का संकलन है। इसके
कर्ता को उद्गाता कहते हैं तथा अर्थवेद अर्थावा ऋषि द्वारा रचित है, जिसमें 731 सूक्त तथा 6000 मंत्र। क्वेश्चन नंबर 44 यजुर्वेद फिल इन द ब्लैंक से संबंधित है। ऑप्शन बी यज्ञ के अनुष्ठानों। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के अनुष्ठानों तथा मंत्रों के संग्रह से है। 4 वेदों ऋग्वेदों सामवेद अर्थवेद में यजुर्वेद तीसरा वेद है। यजुर्वेद की 2 शाखाएँ हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद की 2 शाखाएँ हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद की कितनी शाखाएँ हैं? यजुर्वेद की ऑप्शन बी यजुर्वेद की 2 शाखाएँ हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की 85 शाखाएँ की चर्चा मिलती है, किंतु आज इसमें केवल ये 4 ही उपलब्ध है। यजुर्वेद की 85 शाखाएँ की चर्चा मिलती है, किंतु आज इसमें केवल 4 ही उपलब्ध है। कठ और कपिष्ठ शुक्ल और कठ और कपिष्ठल शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएँ। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएँ तथा कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएँ। कठ और कपिष्ठल शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएँ तथा कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएँ कण और मध्यान्हिनी है। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएँ कण और मध्यान्हिनी है। क्वेश्चन नंबर 40 वैदिक ग्रंथों के अनुसार संहित्री का क्या कार्य था? वैदिक ग्रंथों के अनुसार संहित्री का क्या कार्य था? ऑप्शन ए कोषाध्यक्ष या खजांची। वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार संहित्री का अर्थ है कोषाध्यक्ष या खजांची। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अर्थवेद 8 ब्राह्मण ग्रंथ 7 पारणिक और 12 प्रारंभिक उपनिषद हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्षण के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में कौन से एक पुरुषार्थ नहीं है? ऑप्शन बी सत्य। प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्य पूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर थी। ये पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा गया। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपयोग करते हुए धर्म का समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का अधिकारी होता है। अन्य दिए गए विकल्प में सत्य पुरुषार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 निम्न में कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? वैदिक हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ है, जिसकी संख्या 4 है। ऋग्वेद यजुर्वेद अर्थवेद और सामवेद। इन सभी वेदों के ब्राह्मण आर्णव तथा उपनिषद है। चारों वैदिक संहिताएं तथा इसके ब्राह्मण, जबकि पिटक बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। बौद्ध धर्म के पिटकों एवं वेदों हिंदू धर्म के एक समान ही महत्व में। पिटक 3 है। विनय पिटक बौद्ध धर्म एवं संघ के नियमों का आकलन, सुख पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का आकलन, अभिधर्म पिटक इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। हिंदू धर्म में क्वेश्चन नंबर 49 हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता का सृजनकर्ता माना जाता है? ऑप्शन है ब्राह्मण। हिंदू धर्म में सृजनकर्ता का देवता ब्राह्मण को माना जाता है। भगवान विष्णु की सृष्टि के संचालन करता के रूप में भगवान शिव को सृष्टि के विनाशक के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 यत्रेत उपनिषद के यत्रेत पारायण की दूसरी पुस्तक के चौथे 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है। इसका सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। यह यत्रेत उपनिषद ऋग्वेद के यत्रेत आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है। ऐसा सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है।
ऋग्वेद 10 मल्ल 228 सूक्त लगभग 1600 से 600 ऋचाएँ। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होतृ। इस वेद में आर्यों के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास की जानकारी मिलती है।